So hello everyone, this is Abhishek. Welcome to Focal IS once again, and this is going to the first class, first detailed class. किसके लिए? तो यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स है, जो कि निर्धारित है कब? 12th of October 2025. तो ऑल दैट वी हैव इज 60 डेज, है ना, ये हम मान के चल रहे हैं 60 दिन है। 60 दिन के लिए फोकल आईएएस का ये संकल्प एक्सप्रेस बैच है, जिसमें हम टारगेट करेंगे कि यूपीपीसीएस में जो भी एरियाज़ है जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं उन सारी एरियाज़ को हम कैटर करें, वो भी साइंटिफिकली। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम बहुत डिटेल में जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें जैसे यूपीपीएससी अपने एक टफेस्ट मोड पे जो जा सकता है, तो उसके लिए हम रिफ़र करेंगे आरओ का जो पेपर कैंसिल हो गया है, वो ये सबसे टफ पेपर था, ठीक है, मेरे हिसाब से। और यूपीपीसीएस 2024 का भी पेपर, ठीक है, दीज वर, ये मॉडरेट रख सकते हो पीसीएस 2024, लेकिन सबसे टफेस्ट पेपर मेरे हिसाब से ये था। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह के प्रश्न पूछे गए? इसमें जब लगभग 40 क्वेश्चन मैच वाले थे, 25 क्वेश्चन जो हैं असर्सन रीजनिंग के थे, ठीक है, 140 में से। और ये पीसीएस का 2024 का दिस वाज आल्सो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर, ठीक है। और ईजीएस्ट अगर पेपर की बात करें, ठीक है, ईजीएस्ट पेपर की बात करें तो इट वाज 2025 का जो वही कैंसल पेपर आपका आरओ का है, ये रहा, है ना, ये फैक्चुअल था। तो इन दोनों आयामों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा कोर्स डिवाइस किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें पढ़ाया भी वही जाएगा कि यूपीपीसीएस का अगर आप पीवाईक्यू देखोगे, पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट, तो मैंने हिस्ट्री डिस्कस कर रखा है पीवाईक्यू, वो जाके देख सकते हो, बाकी के पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे, बट दोज पीवाईक्यूज विल बी नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, राइट। इसमें हम पूरा का पूरा कोर्स डिस्कस करेंगे, क्या क्या आपका आ सकता है, जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंक्लूडिंग पॉलिटी, इकोनॉमी, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस कोर्स, ठीक है, संकल्प एक्सप्रेस बैच में। और ये पूरा का पूरा आपका संडे टू जो है सैटरडे तक, संडे टू फ्राइडे चलेगा, सैटरडे छोड़ के, और जो आपका संडे होगा मंडे टू फ्राइडे का ये कोर्स, रोज की क्लासेस होंगी डेली, मंडे टू फ्राइडे। एंड जो आपका सैटरडे है, ये एक दिन आपको ऑफ मिलेगा, संडे को आपके टेस्ट होंगे, संडे विल बी द टेस्ट डे, जो भी पढ़ाया गया है उसके ऊपर टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये तरीका होगा। अब ये टेस्ट कैसा होगा, इसकी जो मौखिक रूपरेखा होगी वो भी उसी तरह होगी जैसा कि यूपीपीएससी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो हमने टोटल प्लान किया है कि 20 टेस्ट होने वाले हैं इसमें। तो इस 20 टेस्ट मॉड्यूल जो है, इस 20 टेस्ट मॉड्यूल को हम इसी तरह से प्लान करेंगे। तो इसमें लगभग 8 जो है ये थोड़ा फैक्चुअल, और जो लगभग 10 से 12 प्रश्न क्वेश्चन पेपर ऐसे होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल, जो आरओ वाला पेपर है, इस लाइन पे हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि किसी भी तरह से आए आप उसके लिए तैयार हो, और अपनी आपकी उतनी प्रैक्टिस हो उस लहजे में, राइट, उतनी प्रैक्टिस हो कि आप किसी भी तरह का पेपर यूपीपीसीएस दे रहा है तो आप कैटर कर पाओ। और जितना भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे अपनी इन क्लासेस में, दोज विल बी मोर देन सफाइस कि आप इजीली यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर कर पाओ, एंड दैट इज़ अ गारंटी, ठीक है। आप देखोगे लास्ट में कि प्रीलिम्स में आप सफिशिएंटली एड्रेस कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो ये 60 दिन मुझे चाहिए आपके, ठीक है, और फुल डिवोशन के साथ, जो लोग भी इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये प्रोग्राम की फ़ी क्या होने वाली है। तो फ़ी अगर विदाउट टेस्ट आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो 999 है, और प्लस 500 जो है आपकी टेस्ट की प्राइस है। तो 1499 रुपीज़ टोटल फ़ी है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज़ ऑप्ट नहीं कर रहे हो तो यू वुड हैव टू पे जस्ट 999 रुपीज़। स्पेशल डिस्काउंट जो है वो 50% का है, किसके लिए? फॉर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने आरओ वाला बैच सब्सक्राइब किया था। अब इसमें दिक्कत ये हुई कि फैमिली मेडिकल इमरजेंसी की वजह से ये बैच कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उनके लिए, सिर्फ उनके लिए 50% का डिस्काउंट है, ठीक है। आज ये इनफैक्ट सेकंड क्लास है, पहली ओरिएंटेशन क्लास हमने ले ली है, और उसमें थोड़ा बहुत यूपी का जो एट अ ग्लांस है, जो बेसिक बातें हैं जहाँ से लगभग यूपी स्पेशल के प्रश्न आ जाते हैं, वो डिस्कस कर रखा है। आज हम यूपी की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, और यूपी हिस्ट्री में कोशिश ये होगी कि एंशिएंट और मेडाइवल डिस्कस हो जाए, ठीक है। एंशिएंट मेडाइवल क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि आपको लगेगा ये यूपी की हिस्ट्री, यूपी से तो ज़्यादा प्रश्न पीसीएस में आते नहीं, ठीक है। तो वो एक अलग बात है कि प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन हिस्ट्री से तो आते हैं, और यूपी की हिस्ट्री इज नॉट द हिस्ट्री ऑफ यूपी अलोन, ठीक है। तो यूपी की हिस्ट्री जब डिस्कस करेंगे तो ये नेशनल हिस्ट्री भी है आपकी, है ना, नेशनल हिस्ट्री भी है। और जो है आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो उसमें अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं तो वो मिक्स आ रहे हैं,
है ना। तो ये यूपी की हिस्ट्री हम आज डिस्कस करेंगे। जो हिस्ट्री के क्वेश्चन एंशिएंट मेडाइवल से आ रहे हैं वो ज़्यादातर यूपी बेस्ड ही हैं, अगर आप ढंग से देखोगे तो एंशिएंट मेडाइवल होगा आज, और कोशिश रहेगी कि दोनों हो जाए, एंशिएंट और मेडाइवल आज कंप्लीट हो जाए। नहीं होता है तो मेडाइवल कल करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। कैसे ये सब्सक्राइब करना है, तो हमारा नंबर है 7827530282। ये नंबर है, इस पे आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, और इसका जो स्क्रीनशॉट है इसी नंबर के व्हाट्सएप पे शेयर करिए। यू विल बी गेट सब्सक्राइब टू द प्रोग्राम, राइट, यू विल बी इनरोल्ड इनटू द प्रोग्राम, और आपको जो है ऐड कर लिया जाएगा। तो ये तरीका है। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करना, सबसे पहले हिस्ट्री चालू कहाँ से होती है, व्हाट इज़ हिस्ट्री, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक बातें हैं, ठीक है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं आइडिया होगा कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे वो हम डिस्कस करते हुए चलते हैं, ताकि आपको जब भी ये बातें सामने आए, ठीक है, तो ये दिक्कत ना हो कि ये क्या टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो जो हमको पता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोन एज की, है ना। दिस इज़ योर इंडिया। हम सबसे पहले बात करते हैं स्टोन एज की, और हम इसको मान ले रहे हैं अफ्रीकन कंटिनेंट, है ना। ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो दिस इज़ योर इंडिया। अब ये जो स्टोन एज आपको अफ्रीका में मिलेगी, इसकी जो यहाँ पे डेट लाइन होगी और ये जो इंडिया में डेट होगी वो डिफ़र करेगी। सबसे पहले तो ये याद रखना, क्योंकि यहाँ सबसे पहले हम सुनते हैं कि ईस्टर्न अफ्रीका में हमको आदिमानव के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। प्रो ह्यूमंस के साक्ष्य सबसे पहले एविडेंसेस हमको ईस्टर्न अफ्रीका में मिलते हैं। अगर ये ईस्टर्न अफ्रीका से चले हैं और यहाँ तक आने में, तो डायरेक्ट ये चल के यहाँ नहीं आ जाएंगे। कोई भी सेटलमेंट है तो उनको पता नहीं है ना कि हमको इंडिया जाना है, ठीक है। हो सकता है यहाँ गए हों, रिटर्न आए हों, फिर या तो यहाँ से चल के यहीं पे बस गए हों, फिर यहाँ से कुछ दिनों के बाद यहाँ का मूवमेंट हुआ हो, ठीक है। तो ये ऑलवेज हिस्ट्री का एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नॉलेज ट्रांसफ़र टेक्स टाइम, है ना। नॉलेज ट्रांसफ़र टेक्स टाइम। तो ये नॉलेज ही तो ट्रांसफ़र है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और ये अपनी पूरी की पूरी जो है सिविलाइजेशन या बोलो कोई कल्चर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉलेज ट्रांसफ़र ऑलवेज टेक्स टाइम। एक बार ये मैं यहाँ प्रूव कर रहा हूँ, दूसरी बार जब इंडियन हिस्ट्री हम बात करेंगे नॉर्थ और साउथ की, तब भी नॉलेज ट्रांसफ़र की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो पूर्व पाषाण काल है ना, जिसको पैलियोलिथिक एज कहते हैं, पैलियोलिथिक एज कहते हैं, यहाँ पे 20 लाख वाला जो है बिफोर प्रेजेंट मिलेगा, और इंडिया में वही 6 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट मिलेगा। तो ये एक चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये पैलियोलिथिक है। अब पैलियोलिथिक एज को फर्दर जो डिवाइड किया गया है, अब यहाँ पे इतना हमने समझा दिया। पैलियोलिथिक जो एज है, दिस एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। क्या है, तो सबसे जो निचला है, सबसे पुराना है, ये है लोअर पैलियोलिथिक, फिर मिडिल पैलियोलिथिक, फिर अपर पैलियोलिथिक। अब इससे अपर यानी सबसे नया पैलियोलिथिक एज है। अब ये जो लोअर पैलियोलिथिक एज है अफ्रीका में या इंडिया में 6 लाख से 1 लाख मान लो, 1 लाख साल तक, है ना, 1 लाख साल तक। और ये 1 लाख से जो है 1 लाख to 60,000 है ना, मिडल। अब ये जो 60,000 से जो आपका 10,000 तक, 60,000 से 10,000, 60 to 10K ईयर्स, 10,000 साल पहले तक हमारा पैलियोलिथिक ही चल रहा है, ठीक है। अब पैलियोलिथिक के बाद जो एज आएगा, तो पैलियोलिथिक में क्या हुआ, पैलियोलिथिक में औजार बड़े बड़े थे, है ना, बड़े औजार थे, ठीक है। अब इसमें भी डिवीज़न है, लेकिन उस डिवीज़न को हम बहुत ढंग से नहीं जाएंगे। तो शुरू में जैसे हमने जो है कोर टूल यूज़ किया, जो लोअर पैलियोलिथिक है, यहाँ पे जो टूल यूज़ हो रहे हैं ये कोर टूल यूज़ हो रहे हैं। तो कोर टूल क्या है, एक पत्थर का टुकड़ा, इसको एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं, हैंड एक्स की तरह से कैसे भी। ओवर द पीरियड क्या हुआ कि ये यूज़ करते करते कहीं टकराया, पत्थर टूट गया, ठीक है। तो ये इसका जो टूटा हुआ भाग है ये बहुत शार्प है ना, ये बहुत शार्प है। जो टूटा हुआ भाग पत्थर का इतना है, इसके एजेस बहुत शार्प हैं, तो इसको स्क्रैप टूल बोला गया, दिस इज स्क्रैप, ठीक है। तो मिडिल पैलियोलिथिक में देखोगे कि स्क्रैप टूल का यूज़ होने लगा, और अपर पैलियोलिथिक में थोड़ी सी पॉलिशिंग वगैरह आ गई, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप आओगे कि ये मेजोलिथिक का टाइम पीरियड आ जाएगा। अब ये 10,000 से 8,000 मान लो, ठीक है, यही है। तो दिस इज जस्ट अ ट्रांजिशन फेज, है ना, इसको एज तो कोई रखना ही नहीं चाहिए था। ये नियोलिथिक और
जो पैलियोलिथिक के बीच का ट्रांजिशन फेज है, और मेजोलिथिक फेज वाज द टाइम जब कह सकते हो कि मानव ह्यूमंस जो है इनकी जो आर्टिस्टिक एंडेवर है, ठीक है, इनका जो आर्ट बनाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, इनका इंटेलिजेंसिया जो है ये डेवलप होना चालू हुआ। डेवलप कैसे? तो ये पीरियड है जब ह्यूमन पेंटिंग्स कर रहे हैं, है ना, एनिमल डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से यही करने लगा। तो हमको पेंटिंग के जो साक्ष्य है ना वो अपर पैलियोलिथिक में भी मिलेंगे, सबसे लास्ट फेज वाला है, यहाँ पे भी पेंटिंग मिलेगी, ठीक है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। मेजोलिथिक जो पीरियड है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेंटिंग, एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, यानी हंटिंग गैदरिंग अभी भी चालू है। हंटिंग गैदरिंग यहाँ पे जो वहाँ पे बड़े औजार हुआ करते थे, यहाँ पे माइक्रोलिथ्स आ गए, टिनी जो है टूल्स आ गए, माइक्रोलिथ्स का यूज़ हो रहा है, छोटे छोटे औजारों का यूज़ हो रहा है, 2 पत्थर के ही हैं, लेकिन इसी के साथ पत्थर में लकड़ी का भी यूज़ करने लगे ये औजारों में। तो कैसे करने लगे वो भी समझने की ज़रूरत है आपको, कि ये जो टिनी टूल्स हैं, है ना, जो माइक्रोलिथ्स हैं जो ये यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोलिथ्स, ठीक है, इसमें समझो कि दिस इज़ समथिंग, ये टूल है, इसमें लकड़ी का ये लगा दिया तो ये तीर बन गई। अब ये तीर को एक पर्सन यहाँ से छोड़ रहा है और यहाँ पे इसके शिकार को लग रहा है, ठीक है, तो ये जो शिकार को यहाँ लग रहा है तो शिकार काफ़ी डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कि ये जो है प्रक्षेपण जो टेक्नोलॉजी है, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है ये मेजोलिथिक पीरियड में हुआ, ठीक है। अब ये इतनी दूर से बिना अपनी जान का खतरा किए हुए बड़े जानवरों को मार सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो शिकार करने लगे वो बड़े जानवरों का करने लगे। जो पैलियोलिथिक में है वो स्मॉल एनिमल्स का शिकार करते थे, यहाँ पे बड़े जानवरों का शिकार हुआ। और क्या है, फायर आ गई, है ना, फायर आ गई। तो ये मेजोलिथिक में सारी चीज़ें हो रही हैं। अब फेज आता है आपका नियोलिथिक। तो नियोलिथिक हम मान लें कि 8000 से, ये डेट कहीं भी 100% एक्यूरेट नहीं होगी, कहीं पे 8000 लिखा होगा, कहीं पे 7000 लिखा होगा, तो सारी डेट सही हैं, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डेट हैं, ठीक है। तो जो नियोलिथिक फेज है, नियोलिथिक जो फेज है इन इंडिया, है ना, इन इंडिया, तो नियोलिथिक फेज हम मान रहे हैं कि 8000 से लेके ये 1000 तक चलेगा, है ना। अब 1000 में कहोगे आप तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 1000 से बहुत पहले थी, इस 1000 में आयरन एज भी थी, तो वही कह रहा हूँ कि अलग अलग रीजन में। अब सोचिए कि दिस इज़ योर इंडिया, ठीक है, यहाँ पे नियोलिथिक 3000 के आसपास में ख़त्म हो जा रहा है ना। ये वाला जो रीज़न है क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में हमको कॉपर माइंस मिल रही हैं, है ना, कॉपर माइंस मिल रही हैं, तो यहाँ पे नियोलिथिक फेज नहीं आएगा, यानी राजस्थान इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे नियोलिथिक नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्योंकि मेजोलिथिक से सीधे ये ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे किसमें, चालकोलिथिक में, चालकोलिथिक में, यानी तांबे और लोहे का यूज़ कर रहे हैं औजारों का। यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये ब्रोंज बना रही हैं, ये थोड़ा और एडवांस है, ठीक है। यहीं आप देखोगे कि ईस्टर्न साइड में जो आपका, और ये जो सदर्न साइड है, डीप सदर्न साइड है, यहाँ पे नियोलिथिक जो पीरियड है वो काफ़ी लेट तक चलता है, ठीक है। तो हो कि आप लोगों को समझ में आया कि एक ही पीरियड का डेट लाइन डिफरेंट हो सकता है अलग अलग जगहों पे। अभी मैंने एक भी साइट का नाम नहीं डिस्कस किया है, अभी बस बताया है कि क्या क्या ये लिथिक एजेस हैं। तो ये लिथिक एजेस के बारे में आपको पता चल गया। ये नियोलिथिक में क्या हो रहा है, तो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, और यहीं से हम नियोलिथिक से ही जो है स्टार्ट करेंगे। बेसिकली यूपी में जो बहुत फेमस साइट है, ठीक है, वो आपकी एक साइट है बेलन रिवर वैली की। अब दिस इज़ योर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, स्पेशली इन मिर्ज़ापुर सोनभद्र रीजन, एक बहुत फेमस रिवर है जिसका नाम है रिवर बेलन। अब ये बेलन रिवर की जो वैली है, इस वैली से हमको जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, ये तीनों फेज ऑफ लिथिक एजेस यानी स्टोन एजेस के तीनों फेजेस के यहाँ से एविडेंसेस मिल रहे हैं, चाहे वो पैलियोलिथिक हो, नियोलिथिक हो या मेसोलिथिक हो। तो वेलन रिवर वैली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वेलन रिवर वैली की जो सब साइट्स हैं इसको भी हमको ढंग से पढ़ना है, यहीं से यूपी में क्वेश्चन पूछेगा। अब बेलन रिवर वैली जो है, हमको पता है कि हमने बात की कि एग्रीकल्चर का साक्ष्य हमको मिल रहा है, तो सबसे पहले पूछेगा कि वीट कल्टीवेशन का साक्ष्य
7000 BC के आसपास, बिफोर क्राइस्ट के आसपास हमको ये सिंध बलूचिस्तान वाले रीजन में एक साइट है मेहरगढ़, यहाँ से मिल रही है। लेकिन अगर राइस की बात कर दे कि राइस सबसे पहले कब मिला, तो ये जो है संत कबीर नगर, जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का ही डिस्ट्रिक्ट है एक, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर की एक जगह है लहुरा देव, यहाँ से सबसे पहले हमें कॉमर्शियल राइस के एविडेंसेस इंडिया में मिल रहे हैं। लहुरा देव से कॉमर्शियल राइस याद रखना, ठीक है। कॉमर्शियल राइस के सबसे पहले एविडेंसेस मिल रहे हैं 6000 BC के आसपास, ठीक है। अब ये 7000 के BC के आसपास एक और जगह है इसी बेलन रिवर वैली की सब जो साइट्स है, जिसका नाम है कोलडिहवा। कोलडिहवा से हमको वाइल्ड राइस के एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो इतनी चीज़ें हमको याद रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए हैं। अब ये साइट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो जैसे हमने बात की कि नियोलिथिक में दो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ये पूछता है यूपीपीसीएस। एक है गुफरकल, ये जम्मू एंड कश्मीर में है दोनों। दूसरा है बुरजाहोम और गुफरकल, ये दोनों की दोनों नियोलिथिक साइट्स हैं नॉर्दर्न इंडिया की, इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली कश्मीर में पड़ती हैं। और ये फेमस किस लिए हैं, तो ये अपने पिट ड्वेलिंग के लिए फेमस हैं। इसके लिए पिट ड्वेलिंग्स के लिए। पिट ड्वेलिंग क्या है कि पिट ड्वेलिंग्स वो है कि ज़मीन में गड्ढा खोद के मानव यहाँ पे रहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत हार्श है और ज़मीन के अंदर वेदर कैसा रहा होगा, तो गर्मी रहती होगी, तो पिट ड्वेलिंग्स। साथ में यहाँ पे जो बरिंग है ऑफ पीपल, जो कुछ तो हुआ, जो बरी कर रहे हैं लोग, उसमें जानवरों को भी साथ में बरी किया जा रहा है, ठीक है। जानवरों को भी साथ में बरी किया जा रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ की, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं बुरजाहोम और गुफरकल की, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखोगे बुरजाहोम और गुफरकल के बारे में। देयर इज सम प्रॉब्लम इन पेन, इरेजर काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा नीचे चलते। Why this is not working? हाँ, now it started working. ओके, तो बुरजाहोम गुफरकल देखा। उसी के साथ ये जो बिहार की साइट है, ये चिरांद है, इसको भी याद रखना। यहाँ पे जो एंटिलियर्ड है, एंटिलियर यानी हिरण है ना, एंटिलियर के बोन के टूल्स हमको यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है, चिरांद से, ठीक। और जो साइट्स हैं, आदमगढ़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आदमगढ़ इज़ इन मध्य प्रदेश एंड दिस इज़ अ मेजोलिथिक साइट। कैसी है? मेजोलिथिक साइट है और यहाँ से एनिमल डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस सबसे पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है, एनिमल डोमेस्टिकेशन के। अच्छा, एनिमल डोमेस्टिकेशन आदमगढ़ के साथ एक राजस्थान की साइट है, वहाँ से भी एनिमल डोमेस्टिकेशन के आदमगढ़ के साथ ही सबसे पहले इंडिया में एविडेंसेस मिल रहे हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइट? प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, यहाँ पे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें देख ली हमने, नियोलिथिक और मेजोलिथिक की साइड। तो मेजोलिथिक की ये दो साइड्स और नियोलिथिक की। तीसरा आप जो जानते हो कि भीमबेटका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब भीमबेटका से हमको जो है पेंटिंग्स मिली हैं। कैसी? केव पेंटिंग्स। अब ये पेंटिंग्स जो ज़्यादातर हैं ये मेजोलिथिक की हैं, है ना। तो भीमबेटका इज मेजोलिथिक साइट और पेंटिंग भी ज़्यादातर मेजोलिथिक एज की हैं भीमबेटका से। और यहाँ पे लगभग 700 छोटी मोटी जो गुफाएं हैं यहाँ, इतनी इन सब में पेंटिंग्स हैं, याद रखना, ठीक है। ये भीमबेटका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे पंचमढ़ी है, वो भी जो है नियोलिथिक साइट है, मेजोलिथिक साइट है, यहाँ पे भी पेंटिंग्स मिली हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ जो यहाँ पे पेंटिंग्स हैं वो अपर पैलियोलिथिक की है। जैसे मैंने बात की कि पेंटिंग डेवलप हुई इन इज फुल फेज, वो मेजोलिथिक में हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि अचानक से। तो अपर पैलियोलिथिक में भी पेंटिंग के एविडेंसेस मिलते हैं, वो हमको यहाँ पे भी। और दूसरा जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है, उत्तराखंड की एक साइट है, वो है लखू देयार। तो लखू देयार जो है वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में पड़ता है। और लाखू केव या लाखू उदयार, यहाँ से भी केव पेंटिंग मिली हैं और ये अपर पैलियोलिथिक एज की हैं, अपर
पैलियोलिथिक एज की हैं। तो ये कुछ साइट्स के नाम आप लोग याद रखोगे, कभी भी पूछ सकता है। लाखू मीन्स लाख, बोलते हैं कि लाख ऑफ केव थी, लैक्स में केव थी, इस वजह से लाखुदियार नाम है। ठीक है, तो हमने भीमबेटका देखा। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और जो है हमको जाननी चाहिए कि सबसे पहले जो खोज हुई मानव अस्थियों की इंडिया में, ठीक है, वो कहाँ से हो रही है। ठीक है, तो जो एक्सकेवेटर हैं या जिन्होंने खोज किया, ठीक है, उनका नाम है, जो आदिमानव की जो खोज हुई, उनकी रिमेन्स जो मिले अस्थियों के, वो मध्य प्रदेश से ही मिल रहा है हमको। ठीक है, उससे पहले मिले लेकिन वो एप हैं, आदिमानव नहीं है। ठीक है, तो वो दोनों बातें करते हैं। तो ये आपका जो मध्य प्रदेश का ये वाला रीजन है, भोपाल वाला रीजन है। भोपाल रीजन में नर्मदा नदी के किनारे जो एक्सकेवेटर हैं, इनका नाम है अरुण सोनकिया। ये यहाँ पे सबसे पहले एक जो है जॉ, यानी जो चेहरे का जॉ है, ये डिस्कवर करते हैं। और ये माना जाता है कि ये निएंडरथल कोई फीमेल थी, निएंडरथल मानव है, माने होमो सैपियंस से एक वो पहले। ठीक है, ये इसकी एक फीमेल है और ये यंग है, 20 से 22 साल की। इसका जॉ हमको यहाँ से मिला है, कहाँ से, नर्मदा रिवर वैली से। ठीक है, अब नर्मदा रिवर वैली में टू बी प्रिसाइज ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये लोकेशन आप लोगों को ढूंढने का काम है। ठीक है, हो सकता है उस लोकेशन पे भी क्वेश्चन पूछे। अरुण सोनकिया। दूसरा जो है, ये तो हमने बात कर ली कि ये बहुत पुरानी बात है ना। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि ये आपका जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में सबसे पहले हमारे एक पर्सन है, उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये जो फर्स्ट डिस्कवरी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये चेन्नई के पास में एक जगह है पल्लावरम। अब ये पल्लावरम कैसी साइट है, तो पल्लावरम जो है अपनी पैलियोलिथिक साइट है। और ये यहाँ से इंडिया का पहला हैंड एक्स, यानी हस्त कुठार जिसको हिंदी में बोलते हैं, डिस्कवर करते हैं। याद रहेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं बेलन रिवर वैली पे भी। अब ये जो बेलन रिवर वैली है, यहाँ पे सबसे पहले एसी कार्लाइल, ठीक है, इनका पूरा नाम है आर्चिबोल्ड कार्लाइल। ठीक है, ए कार्लाइल या आर्चिबोल्ड कार्लाइल, ये यहाँ पे सबसे पहले पेंटिंग्स जो हैं डिस्कवर करते हैं। साथ में जो ह्यूमंस के रिमेन्स हैं ये डिस्कवर करते हैं। ठीक है, ये आर्चिबोल्ड कार्लाइल यहाँ करते हैं। तो ये 3-4 लोगों के नाम आप लोगों को, अरुण सोनकिया का, रॉबर्ट ब्रूस फूट का, एसी कार्लाइल का नाम एटलीस्ट याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं सीधे सीधे यूपी की हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पैलियोलिथिक ट्रेसेस ऑफ अर्ली ह्यूमन एंड एग्जिस्टेंस इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर चालू हो गया, अभी तक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो डिस्कवरीज इन उत्तर प्रदेश, तो स्टोन टूल्स हमको कहाँ से मिल रहे हैं, सोनभद्र से मिल रहे हैं, मिर्जापुर से मिल रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों किसके पार्ट हैं, बेलन रिवर वैली के, जैसा कि मैंने बात की है। बेलन रिवर वैली में लखनिया दरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट, लखनिया दरी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी है। ठीक है, यहाँ पे वाटरफॉल है, और दूसरा वाटरफॉल है यूपी में ही, यहीं पे बेलन रिवर वैली में ही, विंडम वाटरफॉल। याद रखना, पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी का भी पार्ट है ना, विंडम वाटरफॉल। ठीक है, लखनिया दरी वाटरफॉल और विंडम वाटरफॉल। नोटवर्दी फाइंड्स क्या क्या मिले हैं, तो बोन स्टेचू कहाँ से मिला है, लोहादा नाला से। अब ये जो बेलन रिवर वैली का ही पार्ट है, लेकिन ये कहाँ पे पड़ता है, प्रयागराज में। ठीक है, मिडल पैलियोलिथिक रिमेन्स एट सराय नाहर राय। अब ये सराय नाहर राय इज ऑल्सो पार्ट ऑफ किस चीज़ का, बेलन रिवर वैली का ही। और ये यहाँ पे पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक सारे रिमेन्स मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे पड़ रहा है, तो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है। कहाँ पे, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, महादहा भी प्रतापगढ़ में पड़ रहा है। तो यहाँ से नंबर ऑफ जो है जो रिमेन्स मिले हैं और जो है इक्विपमेंट्स मिले हैं। तो ये डिटेल नहीं पूछेगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट मिले हैं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, साइट्स के नाम याद रखना एटलीस्ट। ठीक है, महादहा कहाँ है, ये भी, दिस इज ऑल्सो इन प्रतापगढ़।
है ना। बुरियल्स एंड कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, तो आर्टिफैक्ट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। ऐसा आर्ट जिसके साथ कुछ फैक्ट जुड़ा हो, बहुत ईजी है ना, इसको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। तो सराय नाहर राय से हमको क्या मिल रहा है, जो कि प्रतापगढ़ में है, बुरियल्स एंड पिट हर्ट्स, है ना, पिट में हर्ट्स मिल रहे हैं जिसमें अनाज वगैरह हैं। चौपानी मांडो, और ये भी प्रतापगढ़ में है, सोज एंशियंट हर्ट्स एंड पॉटरी। महादहा साइट प्रेजेंस द कॉबल स्टोन्स, बरियल्स और सिग्निफिकेंट आर्टिफैक्ट्स। दमदमा साइट यील्ड बोन टूल्स, ऑर्नामेंट, फ्यूनरल उर्न्स। फ्यूनरल उर्न्स क्या होते हैं, तो उर्न जो है वो कलश है ना। तो फ्यूनरल उर्न्स मतलब जो फ्यूनरल किया जा रहा है किसी का, तो उसकी जो बिलोंगिंग्स है उसको कलश में भर के, या उसकी अस्थियों को कलश में भर के, किसी को या किसी का कुछ पार्ट नहीं मिला है, नहीं अवेलेबल, तो उसकी अस्थियों को कलश में भर के यहाँ पे फ्यूनरल किया जाता था। सॉरी, हाँ एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड जस्ट, इसको फिर से करना पड़ेगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, है ना। तो फ्यूनरल उर्न्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इतना हमने देखा। अब बात करते हैं नियोलिथिक बरियल्स वगैरह देख लिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं, कौन सी एज में हो रही हैं, ये पैलियोलिथिक, और इसकी बातें हमने कर ली, सराय नाहर राय वगैरह। तो ये साइट्स, एटलीस्ट साइट्स का नाम याद रखना, सराय नाहर राय, चौपानी मांडो, महादहा, दमदमा, ठीक है। ये साइट्स किसकी हैं, बेलन रिवर वैली की साइट्स हैं, है ना। अब न्यूलिथिक एडवांसमेंट देखें तो ट्रांजिशन टू एग्रेरियन सोसाइटी हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर की तरफ जो है इंसान कब शिफ्ट कर रहा है, न्यूलिथिक फेज में। तो मिर्जापुर में जो एक्सक्वेशंस हो रहे हैं, सोनभद्र में हो रहे हैं, प्रयागराज में हो रहे हैं, प्रतापगढ़ हो रहे हैं। तो यही 4 मेन डिस्ट्रिक्ट हैं जो बेलन रिवर वैली जहाँ पे एक्सटेंड करती है। यहाँ से रिवील होता है टूल्स मार्किंग द ट्रांजिशन टू एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रेरियन लाइफ। चालकोलिथिक कल्चर जो हमको इधर नहीं मिलेगा, तो मेरठ और सहारनपुर में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको कॉपर होर्ड कल्चर और चालकोलिथिक कल्चर दोनों देखने को मिलेगा, है ना। हिस्ट्री इतनी पढ़ी होगी आपने, ठीक है। तो ये आप देखो, मैंने जैसे बात की कि ये जो है राजस्थान वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे कॉपर भर भर के मिल रहा है ना। तो चालकोलिथिक कल्चर जो है इसके आसपास में पूरा डेवलप होगा, चालकोलिथिक कल्चर। चालकोलिथिक कल्चर का ये बेल्ट है। कॉपर ब्रोंज कल्चर एंड एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हमको पता है कि आलमगीरपुर जो कि मेरठ में पड़ता है, ईस्टर्न मोस्ट एक्सपेंशन माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। बड़ा गांव है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, हुलास है, ठीक है, और मांडी है, ठीक है। तो ये 4 साइट्स का याद रखना, किससे रिलेटेड है, बस इतना याद रखना है कि किससे रिलेटेड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है या पोस्ट आईवीसी सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। ईस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, तो कहाँ से, आलमगीरपुर में हमको मिला है। वैदिक पीरियड पे सीधे आ जाते हैं, इतना ही हमको देखना है। उत्तर प्रदेश में आईवीसी का इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ऋग्वेद मेंशन करता है उत्तर प्रदेश को एज अ पार्ट ऑफ आर्यव्रत, और इसको ब्रह्म ऋषि देश कहा जा रहा है या मध्य देश कहा जा रहा है, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखना, ब्रह्म ऋषि देश या मध्य देश, ठीक है। तो वेदों में इसको मध्य देश, और जो इसमें जो है पुराणों में मध्य देश, और ऋग्वेद में ब्रह्म ऋषि देश। मेनी ग्रेट सेजेस ऑफ वैदिक टाइम लाइक भरद्वाज, गौतम, याज्ञवल्क, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि फ्लरिश्ड दिस स्टेट, ठीक है। तो ये नाम याद रखना। एडिशनल पॉइंट्स क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर GR शर्मा, आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन बेलन रिवर वैली डिस्कवर्ड अंडर प्रोफेसर GR शर्मा, ठीक है। तो जो डिस्कवरी है बेलन रिवर वैली की साइट का, वो किसको क्रेडिट जाता है, प्रोफेसर GR शर्मा को जाता है, ठीक है। अब सीधे आते हैं महाजनपदास पे। इतना देख लिया। वो राइस वाली बात याद रखना कि लहुरा देव में हमको सबसे पहले कॉमर्शियल राइस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिल रहा है, संत कबीर नगर में पड़ता है। महाजनपद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमको पता है कि 16 महाजनपद इन टोटल हैं, ठीक है। कितने हैं, 16 महाजनपद इन टोटल हैं। और जो ये 16 महाजनपद हैं, इनका मेंशन जो है जैन का जो टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट जो है वो भगवती सूत्र है। कौन सा है, भगवती सूत्र, यहाँ पे इसका मेंशन है। दूसरा जो है बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है वो है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, यहाँ पे इसका मेंशन हमको मिलता है, ठीक है। तो महाजनपद कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में, तो 16 में से 8 महाजनपद हमको यूपी में देखने को मिलेंगे।
उसको वन बाय वन हम देखेंगे भी। ठीक है, तो एडवांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड आयरन टूल जो है, इसकी वजह से आप देखोगे कि आपका जो न्यूलिथिक एज से हम किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आयरन एज में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब ये आयरन एज में जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आयरन की उपलब्धता की वजह से जो ये गैंगेटिक रीजन है, गैंगेटिक प्लेन है, दिस वाज अ फॉरेस्टेड एरिया, देयर वाज ऑल फॉरेस्ट। ठीक है, देयर वाज ऑल फॉरेस्ट। तो ये आयरन जो है ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है क्लियरिंग द फॉरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो जनपद थे ऋग्वेद पीरियड में, वो जनपद धीरे धीरे महाजनपद में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जनपद मतलब, जन मतलब होती है ट्राइब, है ना। ऋग्वेद में जन का मतलब क्या है, ऋग्वेद में जन का मतलब ट्राइब से है। ठीक है, तो हमको पता है कि जो आपका ऋग्वेदिक पीरियड है उसका जो सेटलमेंट है वो सप्त सैंधव रीजन है, यानी सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरी और सरस्वती, इसी को हम सप्त सैंधव रीजन कहते हैं। तो ऋग्वेदिक जो पीरियड है उसमें जो आर्यंस हैं वो इस एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखो कि आयरन एज आने के बाद, यानी पोस्ट वैदिक पीरियड जो है, पोस्ट वैदिक पीरियड में इनका ईस्टवर्ड माइग्रेशन हो रहा है, ईस्टवर्ड माइग्रेशन हो रहा है। और इसकी एक बहुत ही सुंदर व्याख्या कर रखी है अथर्ववेद में, सॉरी यजुर्वेद में। यजुर्वेद में देयर इज अ मेंशन कि एक जो प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट का नाम है गौतम रघुगन, या गौतम रघुगन नाम है प्रीस्ट का। ठीक है, और ये किसी ऋग्वेदिक किंग जिनका नाम है क्या, जनक, है ना, जनक, इनके साथ ये ईस्टवर्ड मूवमेंट करते हैं। ईस्टवर्ड जब मूवमेंट करते हैं तो जब ये, और साथ में कौन है, तो इंटरमीडिएटरी गॉड बिटवीन जो ह्यूमन और रियल गॉड्स हैं, उसको अग्नि को ऋग्वेद में कंसिडर किया गया है कि ये इंटरमीडिएटरी गॉड हैं, अग्नि साथ में चलती हैं। तो जब अग्नि और ये लोग पहुंचते हैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंडक, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है गंडक, तो अग्नि रिफ्यूज कर देती है कि आई विल नॉट क्रॉस दिस रिवर, बिकॉज इसके इधर का जो रीजन है वो मलेच्छों का रीजन है। किसका, मलेच्छाज का। अब मलेच्छ जो ऋग्वेद वाले किसको बोलते थे, आर्यंस किसको बोलते थे, जो इंडिया के नेटिव्स थे, है ना, इनको मलेच्छाज बोल रहे हैं, कीरत बोल रहे हैं, खस बोल रहे हैं। तो ये खस, कीरत, मलेच्छाज, ये सारे नेटिव जो ट्राइब्स हैं यहाँ की, ये लोग हैं। तो ये रिफ्यूज़ कर दे रहा है कि आई विल नॉट क्रॉस द सदा नीरा। तो सदा नीरा जो है ये ऋग्वेदिक नेम है किसका, गंडक का। ठीक है, तो आपको जो एंशिएंट नेम रिवर्स के हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, सदा नीरा को फिर यहाँ पे अग्नि की पूजा की जाती है और ये लोग फर्दर ईस्टवर्ड मूवमेंट करते हैं और ये मिथिला वाले रीजन में जाके बस जाते हैं। ठीक है, मिथिला वाले रीजन में। तो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू महाजनपदा राइज क्या है, फर्टाइल लैंड एंड एग्रीकल्चर, फैसिलिटेड थ्राइविंग एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, अबंडेंस ऑफ आयरन ओर। ठीक है, यूपी लेड टू इंक्रीज द आयरन प्रोडक्शन, आयरन टूल्स रिवोल्यूशनलाइज वॉरफेयर, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, गंगा यमुना रिवर सिस्टम ऑल्सो एडेड टू द बेनिफिट, है ना। तो दीज वर द पॉइंट्स जो कि आप इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये इम्प्लाइड पार्ट है। ठीक है, अब हमको जो जानना है वो कौन कौन से महाजनपद यूपी में हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, और उनकी कैपिटल भी। तो सबसे पहले आप देखो तो अपने पास कुरु है और इसका कैपिटल जो है वो इंद्रप्रस्थ है, ये मेरठ टू दिल्ली वाला रीजन है ना, कुरु महाजनपद। दूसरा है कौशल। अब कौशल महाजनपद, इसके जो 2 कैपिटल हैं। ठीक है, कौशल महाजनपद के हमारे पास 2 कैपिटल हैं, इधर श्रावस्ती है और इधर साकेत है, जिसको हम अयोध्या बोलते हैं, है ना, साकेत हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, कौशल के 2 कैपिटल हैं, अयोध्या और साउथ कैपिटल, सॉरी ये नॉर्थ कैपिटल श्रावस्ती है, साउथ कैपिटल अयोध्या है। सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, ठीक है, एंड बुद्ध। ठीक है, ट्राइबल रिपब्लिक टेरिटरी थी ये। ठीक है, पांचाल महाजनपद में भी 2 कैपिटल हैं। पांचाल देखो कि बरेली वाला एरिया है, पांचाल, रामपुर बरेली वाला। ठीक है, तो इसकी जो साउथ कैपिटल है वो काम्पिल है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे कि साउथ कैपिटल क्या है पांचाल की। ठीक है,
तो नॉर्थ कैपिटल अहिछत्र है, अहिछत्र मॉडर्न नेम है बरेली का, अरे एंशिएंट नेम है किसका, बरेली का, है ना। और काम्पिल्य जो है ये साउथ कैपिटल है, आज के ये फर्रुखाबाद में पड़ता है, कहाँ पे, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, काम्पिल्य। आगे बढ़ें तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो कन्नौज सिटी, ठीक है, फर्रुखाबाद के पास में ही है। अब दूसरा है सौरसेन, सौरसेन जो है इसकी कैपिटल जो है मथुरा है। सिग्निफिकेंस क्या है, सेंटर ऑफ कृष्णा वर्शिप, इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एज वेल, है ना, जैनिज्म। फिर है वत्स, तो वत्स क्या है, ये इलाहाबाद वाला रीजन है ना, कैपिटल इसकी कौशाम्बी है, मॉडर्न लोकेशन प्रयागराज है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक हब था मोनार्कियल गवर्नमेंट्स का। छठा जो है आपका मल्ल है, तो मल्ल जो है ये क्या है, ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, यानी महाराजगंज वाला, ठीक है। तो कुशीनगर और पावा, ठीक है, इसकी दो कैपिटल है, मॉडर्न लोकेशन गोरखपुर, पडरौना, कुशीनगर, ठीक है। बुद्धा का लास्ट मील और महापरिनिर्वाण हमको पता है कि कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। दिस काशी, तो इसकी कैपिटल वाराणसी है, ये तो हमको पता ही है। तो वाराणसी जो नाम पड़ा है वो दो नदियों से पड़ा है, एक नाम है वरुणा और दूसरा नाम है अस्सी, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी लोग सुनते हैं जो बाहर से आते हैं कि 80 घाट हैं बनारस में, ऐसा कुछ नहीं है, 80 घाट हैं, घाट बहुत हैं, 80 घाट से ऊपर ही होंगे, लेकिन ये जो वाराणसी नाम पड़ा है और जो 80 घाट है वो 80 नदी की वजह से पड़ा है। तो जो 80 घाट बनारस का है उसी के बगल में आप थोड़ा सा जाओगे तो रविदास पार्क के पास में 80 नदी नाले के रूप में गंगा में गिरती है, और यही जो है वरुणा और 80 मिलके वाराणसी का नाम पड़ता है। तो दिस इज़ द केस, है ना, दिस इज़ द केस। हाँ, आगे बढ़ें तो और जो लास्ट है 8वां जो महाजनपद है, सॉरी पेन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, तो कहीं हमको रोकना ना पड़ जाए, तो छेदी महाजनपद है और इसकी जो कैपिटल है वो मॉडर्न जो है बांदा है, जिसको हम सुक्तिमती कहते हैं। और यही शिशुपाल, जो आप शिशुपाल वाली कहानी सुनते हो, शिशुपाल का पूरा एपिसोड हमको यहीं पे देखने को मिलता है, और ये बुंदेलखंड वाले रीजन में। आई एम होल्डिंग फॉर अ मिनट, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। ना, तो हमने ये 8 जो है महाजनपद देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं बुद्धिज़्म के बारे में, ठीक है। तो बुद्धिज़्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, ठीक है। तो ये बनारस सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्धिज़्म की बात करें, श्रावस्ती इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड कुशीनगर। तो ये 3 जगहें हमारी बुद्धिज़्म को लेके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो बनारस क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो वाराणसी वॉज द प्लेस जहाँ पे बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन, है ना, पहला उपदेश दिया अपने 5 शिष्यों को, ठीक है, फर्स्ट सरमन दिया। और इसी जो ये पूरा का पूरा एपिसोड है, इस एपिसोड को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, या इन इंग्लिश टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। तो ये सारनाथ में दिया नियर वाराणसी। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे धामेक स्तूपा का निर्माण अशोकन पीरियड में करवाया गया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ संघ भी यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और 2 स्तूप हैं, ठीक है, यहाँ पे धामेक के अलावा 2 अदर स्तूप हैं। वो उन स्तूप का नाम अभी के लिए आप लोग कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, कौन कौन से और 2 स्तूप हैं सारनाथ में, पूछा जा सकता है, ठीक है। धामेक के अलावा व्हाट आर अदर 2 स्तूपास इन वाराणसी, राइट। श्रावस्ती इज़ फेमस फॉर, तो गौतम बुद्ध ने जो श्रावस्ती में सबसे अपने ज़्यादा लाइफ के स्पैम के सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे बिताई है, श्रावस्ती में बिताई है, ठीक है। और ये कैपिटल है कोशल महाजनपद का। बुद्धा रिसाइडेड इन जेतवन और पुब्बरामा मोनेस्ट्री। श्रावस्ती विटनेस द डिलीवरी ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुद्धाज डिस्कोर्स ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज वाई श्रावस्ती इज़ वेरी फेमस। देन कम्स कुशीनगर। तो यहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ है, यानी बुद्ध ने फाइनल जो है यहाँ पे पास जो इनका डेथ यहाँ पे हुई है। और यहाँ पे रामभार स्तूपा है, ठीक है,
कहाँ पे, कुशीनगर में रामभर स्तूपा है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि बुद्ध की अस्थियों के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। बुद्धा जहाँ पे क्रीमेट किए गए हैं वहाँ पे बना हुआ है रामभर स्तूपा, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं, अच्छा ये ज़रूर बताना आप लोग कमेंट में कि ये वाला जो यहाँ पे और कौन कौन से स्तूप हैं, ठीक है। एक जो इस तरह से बना हुआ है उसका क्या नाम है, 2 स्तूप और हैं। एक में कंट्रीब्यूशन आपको जहांगीर के टाइम की भी मिल जाएगी, ठीक है। जहांगीर के समय की भी कंट्रीब्यूशन मिलेगी, और कंट्रीब्यूशन जहांगीर ने नहीं, बेसिकली टोडरमल थे, टोडरमल के बेटे का कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे, ठीक है। तो वो कौन कौन से स्तूपास हैं उसको आपको बताना है। 2 स्तूप और हैं, कुछ थोड़ा बहुत करोगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कहीं ना कहीं फीड हो रहेगा। जैनिज़्म की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस अगर जैनिज़्म की बात करें यूपी में तो अयोध्या है। आप लोग बनारस समझोगे कि 23वें तीर्थंकर का जन्म हुआ, लेकिन नहीं, अयोध्या, क्योंकि अयोध्या इज कंसिडर द बर्थ प्लेस ऑफ आदिनाथ या ऋषभनाथ, जो पहले तीर्थंकर हैं जैनिज़्म में, ठीक है, फर्स्ट तीर्थंकर। और जो और हैं अजीतनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, इनका भी बर्थ प्लेस माना जाता है अयोध्या ही। तो टोटल आप देखो कि 5 तीर्थंकर का बर्थ प्लेस है अयोध्या, 24 में से 5 तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या में। देन कम्स काशी, काशी में 23वें तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ का जन्म हुआ, ठीक है, राजा शुद्धोधन के यहाँ, ठीक है, 872 BCE में, ठीक है। तो यानी देखो कि कितने दिन पहले, गौतम बुद्ध से, ठीक है, ठीक है, 872 में। और यहाँ पे सुपर्श्वनाथ, चंद्रप्रभा नाथ और श्रेयांश नाथ का भी जन्म हुआ है। तो 4 लोग बनारस में की कर्मभूमि है। देन आता है श्रावस्ती, तो ये संभवनाथ और चंद्रप्रभानाथ का बर्थ प्लेस है। तो श्रावस्ती बुद्धिज़्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जैनिज़्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सीधे आते हैं मगधन डायनेस्टीज़ पे। डिड आई टॉक्ड अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी? नो। तो मगधन डायनेस्टी पूरे मगध वाले एरिया में, यानी महाजनपद का ही पीरियड चल रहा है, और उनका कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले प्रोमिनेंट डायनेस्टी, जो सबसे पहले हिस्टोरिकल डायनेस्टी है ऑफ मगधा, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच इज़ द फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ मगध? तो दिस इज़ योर हर्यंक, हर्यंक डायनेस्टी, ठीक है। अगर पूछे कि फर्स्ट डायनेस्टी कौन है, ठीक है, तो वो कौन सी है, वो आप लोग कमेंट में बताओ। वो महाभारत से भी रिलेटेड है, महाभारत से रिलेटेड है। इस डायनेस्टी का नाम बताना है आप लोगों को। तो सबसे पहली जो हिस्टोरिकल डायनेस्टी है, दिस इज योर हर्यंक डायनेस्टी। दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बिंबिसार, बिंदुसार मत याद रखना, बिंबिसार। और यही बिंबिसार जो है ये सबसे पहले जो है अपना टेरिटरी का विस्तार करना चालू करता है, ठीक है। तो आप सोचो कि बिंबिसार का जो कैपिटल है वो राजगीर है। क्या है? राजगीर है ना, राजगीर है, राजगीर इज द कैपिटल। तो राजगीर में ये आता है, टेरिटरी एक्सपैंड तो नहीं करता, बट ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर लेता है ठीक ठाक। तो ये जो अवंती है ऊपर इसके, अवंती यानी वैशाली जो है, अवंती कह रहा हूँ, वैशाली के साथ इसके मैट्रिमोनियल अलायंसेस हैं, है ना। यानी चेतक किंग चेतक की बहन के साथ विवाह हुआ, और मदरा किंग जो पंजाब के हैं यहाँ पे, और प्रसन्नजीत की बहन जो कोशला है, इनसे विवाह होता है। तो इसके मैट्रिमोनियल अलायंसेस बहुत अच्छे रहते हैं। इवन इसके फ्रेंडली रिलेशन थे उज्जैन के किंग प्रद्योत से भी, ठीक है। तो दिस वॉज द स्टेचर ऑफ बिंबिसार। किसी को इसने हड़पा नहीं है, लेकिन इसके रिलेशन सबसे बहुत अच्छे हैं। इसी का बेटा जो अपने फादर को ही मार के बैठता है गद्दी पे, जिसका नाम है कौन सा? अजातशत्रु। अजातशत्रु। अब अजातशत्रु जो है, इसको क्या है करना कि ये एक्सपेंशन चालू करता है। तो सबसे पहले जब ये अपने फादर को मारता है, तो जो प्रसन्नजीत हैं, यानी इसके जो मामा हैं, मामा जो है प्रसन्नजीत है, ये टेरिटरी जो डाउरी में काशी दिए रहते हैं, वो काशी वापस ले लेते हैं। अल्टीमेटली एक ट्रीटी होती है, काशी रीइंस्टेट कर दिया जाता है अजातशत्रु को। लेकिन इसको दो जगह पे इसको अटैक करना है। एक है कौन सा? अवंती, और दूसरा जो है आपका कौन सा? वैशाली, ठीक है, वैशाली जो कि रिपब्लिक भी है,
वज्जियन रिपब्लिक, है ना, वैशाली। तो वैशाली को तो ये जीत लेगा, लेकिन अवंती वाला जो सपना इसका अधूरा रह जाएगा, ये याद रखना। वैशाली को डिफीट कर लेगा, ये इतना याद रखना। इसकी भी कैपिटल क्या है, तो इसकी भी कैपिटल है राजगीर ही। कैपिटल क्या है, राजगीर। अब टाइम आएगा, यूपी से थोड़ा सा हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस जो है यूपी में भी है और बिहार में भी है, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। इनका इन्फ्लुएंस दोनों जगह पे है, क्योंकि वाराणसी वॉज हिज वन ऑफ द कैपिटल ना, मतलब वाराणसी उसकी टेरिटरी में आता था, नॉट कैपिटल एग्जैक्टली, ठीक है। अब ये अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड है, इसी समय बुद्ध की डेथ होती है 483 में, ठीक है। इसी समय जो है पहली बुद्धिस्ट फर्स्ट काउंसिल कॉल की जाती है, और इस समय किंग कौन है, अजातशत्रु है। तो ये जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होगी ये कहाँ पे होगी, क्योंकि इसका कैपिटल राजगीर है, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेन्ड इन राजगीर ओनली, ठीक है, राजगीर में, राइट। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेड होती है कहाँ पे, राजगीर में, अंडर अजातशत्रु, ठीक है। तो इतना याद रखना, ठीक है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल आप याद रखोगे, कैसे याद रखना है कि किंग है तो उसका कैपिटल राजगीर है, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु, ठीक है। तो हर्यंका डायनेस्टी में ये दो लोग इंपॉर्टेंट हैं। एक नाम याद रखना कि उदाइन का, ठीक है। उदाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, कि पहली बार जो कैपिटल ट्रांसफर होती है ना, कैपिटल कहाँ पे, तो अजातशत्रु जो है उसने एक गांव में फोर्टिफिकेशन करवाया था, कहाँ पे, तो ये पाटली ग्राम है, पाटली ग्राम है गंगा के कॉन्फ्लुएंस पे, यहाँ पे फोर्टिफिकेशन करवाया था ताकि वो वैशाली को अटैक कर पाए, है ना, वैशाली को अटैक कर पाए। तो यहाँ पे जो फोर्टिफिकेशन करवाया, ये फोर्टिफिकेशन करवाना और ये जो स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जब उदाइन किंग बनता है, ठीक है, अजातशत्रु के बाद, तो ये क्या करता है, राजगीर से कैपिटल ट्रांसफर करके पाटली ग्राम में कर देता है, जो आज का आपका पाटलिपुत्र है, ठीक है, पाटलिपुत्र है, क्लियर है। नाउ फिर आती है ये शिशुनाग डायनेस्टी, तो इसका फाउंडर भी शिशुनाग है, ठीक है, और फाउंडर शिशुनाग है। अब ये जो इसका अधूरा सपना है किसका, अजातशत्रु का, अवंती को कैप्चर करने का, ये शिशुनाग इसको कैप्चर करता है ना, शिशुनाग कैप्चर करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये कैपिटल को अगेन जो है पाटलिपुत्र से ट्रांसफर करके वैशाली ले जाएगा शिशुनाग, ठीक है, वैशाली ले जाएगा। अब इसको सक्सीड करेगा शिशुनाग को इसका बेटा काल अशोक। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये अशोक नहीं है, काल अशोक है, शिशुनाग डायनेस्टी का, शिशुनाग का बेटा है। काल अशोक इसको सक्सीड करेगा, और ये 383 का बात हो रही है। अब 383 की बात होगी तो ये वैशाली इस समय कैपिटल है, और ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होगी ये कहाँ होगी, वैशाली में, काल अशोक के टाइम पे 383 में। फिर कुछ दिनों बाद 383 के बाद यही जो काल अशोक है ये कैपिटल अगेन ले जाएगा कहाँ पे, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये याद रखना, सबसे पहले जो कैपिटल ट्रांसफर हुई है पाटलिपुत्र वो उदाइन के समय में हुई है। फिर आया शिशुनाग, शिशुनाग ने कहाँ की, शिशुनाग ने कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, वैशाली में। वैशाली से अगेन कैपिटल लेके आ रहा है पाटलिपुत्र, ये काल अशोक, ठीक है। तो इतनी बात हमको इसके बारे में। देन बात आती है नंदाज की। अब नंदाज थोड़ा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका फाउंडर जो है महापद्मनंदा है, और इसको लो बर्थ ऑरिजिन का माना जा रहा है बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स में। ये रूल्ड ओवर द एन एक्सटेंसिव एम्पायर कवरिंग मगध एंड पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका जो मेंशन हमको मिलता है महापद्मनंदा का, वो एक बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब ये इंस्क्रिप्शन आपसे पूछा जाएगा, 4-5 इंस्क्रिप्शन इंडिया में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसमें से एक इंस्क्रिप्शन ये है जिसको हम कहते हैं हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, अब ये भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है, और ये किंग खारवेल का इंस्क्रिप्शन है। अब ये खारवेल कौन है, ये 1st सेंचुरी एडी का किंग है, यानी इससे काफ़ी बाद का किंग है, और ये जैना मॉन्क भी है, जैना फॉलोअर भी है, जैन धर्म को मानने वाला है, ठीक है। तो ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन मेंशन करता है कि खारवेल महापद्मनंदा ने यहाँ पे एक कनाल कंस्ट्रक्शन करवाया, क्या,
कनाल कंस्ट्रक्शन करवाया है और जैन की मूर्ति जो है वो अपने साथ मगध ले गया है। ठीक है, तो ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है। इसी के बगल में एक रानी गुम्फा है, हाथी गुम्फा के बगल में ही रानी गुम्फा है। अब इस गुफा को माना जाता था कि एक एम्पी थिएटर था, एम्पी थिएटर था जहाँ राजा रानी बैठ के अम्यूजमेंट किया करते थे। ठीक है, तो हाथी गुम्फा और रानी गुम्फा। तो मैंने बताया कुछ इंस्क्रिप्शन आप याद रखोगे, जैसे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। ठीक है, उसी तरह से आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ऑफ रुद्रदमन, जूनागढ़। उसी तरह से रवि कीर्ति का, जो कि पुलकेशिन सेकंड का कोर्ट पोएट था, रवि कीर्ति का कौन सा? आईहोल इंस्क्रिप्शन है। तो ये 3-4 इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, ये इंस्क्रिप्शंस को मार्क करके रखना, ये हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त क्या, पूरे गुप्ता डायनेस्टी की सबसे ज़्यादा जो जानकारी मिल रही है, मोस्ट ऑफ द जानकारी कि कैसा रहा होगा उनका पॉलिटी, वो प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन की है इससे पता चलता है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। पुलकेशिन II के बारे में जितनी भी जानकारी मिल रही है वो आईहोल इंस्क्रिप्शन से मिल रही है कि उसने क्या क्या किया, कैसे महेंद्र वर्मन को हराया, कैसे हर्षवर्धन को हराया, ये सारी की सारी जानकारी आईहोल इंस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात करें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन। तो महापद्म नंदा के बाद में हमको पता है कि इसके बाद इसका जो सक्सेसर है वो धनानंद है, धनानंद। अब ये धनानंद का टाइम है जो सबसे पहले जो मैसिडोनिया कोशिश करता है इंडिया में आने की। मैसिडोनियन यानी अलेक्जेंडर की बात कर रहे हैं। अलेक्जेंडर से पहले भी विदेशी आक्रमण हुए हैं, ऐसा नहीं, लेकिन वो इस रीजन तक आके रुक गए हैं, इसके आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन ये थोड़ा आगे बढ़ चुका है। तो ये जो मैसिडोनियन बेबीलोनियन कह लो, ठीक है, जो अटैक हो रहा है वो उस समय में जो कंटेम्प्रेरी है वो धनानंद है। धनानंद वॉज वेरी क्रूएल रूलर। ठीक है, अब ये धनानंद को चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त मौर्य अलॉन्ग विद चाणक्य जो है, ये इसको डिफीट करके मौर्यन डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। और इसका मेंशन हमको जो बुक है वो मुद्र राक्षस, बुक का नाम याद रखना, मुद्रा राक्षस। अब ये मुद्र राक्षस में इसका डिटेल मिलता है। अब ये लिखा किसने है मुद्र राक्षस? कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, मुद्र राक्षस के जो राइटर हैं उन्होंने एक और बुक लिखी है, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। अब ये गुप्ता पीरियड की जानकारी दे रहा है और ये मौर्यन पीरियड और जो नंदा पीरियड की जानकारी दे रहा है, यानी ये जो राइटर है ये गुप्ता पीरियड का है। ठीक है, अब इसमें कहानी जो ये धनानंद का एक अमात्य था, अमात्य यानी मिनिस्टर, उसका नाम था राक्षस। ठीक है, इसकी पूरी कहानी है कि राक्षस धनानंद के हारने के बाद ये राक्षस कैसे बार बार कोशिश करता रहा कि ये नंदा डायनेस्टी को फिर से रीइंस्टेट करवा पाऊँ, चाणक्य से बदला ले पाऊँ, चंद्रगुप्त को मारे पाऊँ। लेकिन ये ही वॉज वेरी वाइज, राक्षस वॉज वेरी वाइज। सो व्हाट ही डिड, चाणक्य डिड, कि इसको चंद्रगुप्त से कह के जो है मौर्यन जो काउंसिल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सम्मिलित करवा देता है। तो यही पूरी कहानी है मुद्र राक्षस की। ठीक है, विशाख दत्त ने लिखी है। ठीक है, तो किसकी है? विशाख दत्त ने, है ना। फिर बात करें मौर्यन डायनेस्टी का, तो हमने बात की कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे कैसे इस्टेब्लिश किया, और फिर अशोक के बारे में जो है डिटेल आप लोग जानते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है अबाउट अशोका। ठीक है, अशोक के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होने के बाद हम सबसे पहले बात करते हैं उसकी लॉयन कैपिटल जो कि सारनाथ में है। तो लॉयन कैपिटल एट सारनाथ उत्तर प्रदेश इज रिनाउंड सिंबल ऑफ पावर स्ट्रेंथ ऑफ मौर्यन एम्पायर, और ये नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है और अशोकन पीरियड का है। अब इसकी सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि कितने लॉयंस हैं, यहाँ पे कितने जानवर हैं, ये यहाँ पे चक्र है, इसमें कितनी तीलियाँ हैं, कलर क्या है, ये एवरी डिटेल कुड बी आस्क्ड, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, राइट। देन स्तूपास की बात करें और मोनेस्ट्रीज एट सारनाथ, तो अशोका बुल्ड स्तूपास एंड मोनेस्ट्री इन सारनाथ इंक्लूडिंग धर्मांजिक स्तूप। तो मैंने पूछा था कौन कौन से स्तूप हैं, तो एक है धर्मांजिक स्तूप, और ये क्यों बनाया? तो बुद्ध का पहले सरमन जो हुआ था उसके कमेमोरेशन में। दीज स्ट्रक्चर्स सर्व्ड एज सैक्रेड प्लेस ऑफ वर्शिप एंड सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग। तो धर्मांजिक स्तूप है, और कौन कौन सा स्तूप है ये बताना। अब हम सीधे सीधे
आ जाते हैं गुप्ता पीरियड पे। मौर्यन पीरियड मोस्टली ख़त्म है। तो गुप्ता एरा में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, तो हमको पता है गुप्तास के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमको यूपी में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो हमको पता है कि गुप्ता जो डायनेस्टी है ये 275 CE या AD में इस्टेब्लिश की जा रही है। 275 में एक पर्सन है श्रीगुप्त जो इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, माना जा रहा है कि ये जो है कुषाणन के वंशज रहे होंगे, यानी ये इंडिपेंडेंट किंग नहीं थे। ठीक है, किंग नहीं थे, क्योंकि इनका जो टाइटल है ये यूज कर रहे हैं ये महाराज का। ठीक है, महाराज का। अब इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो उस समय जो डेस्पॉट किंग होता था, जो सॉवरेन किंग होते थे, वो महाराजा धीराज जैसे टाइटल यूज करते थे, जो बाद में आप देखोगे भी कि समुद्रगुप्त इस तरह के परम भत्तारक महाराजा धीराज जैसा टाइटल यूज करेगा। इवन चंद्रगुप्त जो फर्स्ट हैं वो भी इस तरह के टाइटल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो रियल फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट माने जाते हैं, अरे जो फाउंडर, लेकिन ये जो रियल फाउंडर है ये श्रीगुप्त है। तो 3rd सेंचुरी AD में इस्टेब्लिश्ड हुई और 543 AD तक रहती है। पॉलिटिकल यूनिटी नॉर्दर्न इंडिया में फॉर ओवर अ सेंचुरी ये मेंटेन करते हैं। लेकिन जैसे मौर्यन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मौर्यन की जो पॉलिटी थी, ये पूरी की पूरी सेंट्रलाइज थी, यानी राजा यहाँ पे बैठ के सारे प्रोविंसेस कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वसाल टाइप के हैं, यानी राजा का ये एक सेंट्रल प्रोविंस है, इसके अधीन छोटे छोटे राजा हैं, महाराज हैं। ये महाराज जैसी टाइटल यूज़ कर रहे हैं, ये महाराजा धीराज का टाइटल यूज़ कर रहा है, परम भत्तारक का टाइटल यूज़ कर रहा है। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि इसके डिसइंटीग्रेशन का कारण। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम का इमरजेंस यहीं से माना जाता है ना, फ्यूडल सिस्टम का। ऑपरेशनल सेंटर जो था मध्य प्रदेश था, बिहार और उत्तर प्रदेश है गुप्तास का, इसलिए गुप्तास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समुद्रगुप्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो समुद्रगुप्त ने बहुत ढेर सारे कॉइन्स निकाले। इन कॉइन्स पे इसको बीना बजाते हुए दिखाया जा रहा है, शेर को मारते हुए दिखाया जा रहा है, ठीक है, और गाते हुए दिखाया जा रहा है। तो नंबर ऑफ में इसी के कॉइन्स में इसकी माता जी यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य फर्स्ट और जो है इनकी माता, ठीक है, दोनों का जो है फिगर बना हुआ है। दूसरी तरफ जो है लक्ष्मी देवी का और सरस्वती का वो इंस्क्राइब्ड है। तो ये इनके समय में आ रहे हैं। बात करें करेंसीज़ की इनके समय में, तो जो समुद्रगुप्त का टाइम है, ठीक है, इस समय गोल्ड करेंसी, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 2 का जो टाइम है, इस समय गोल्ड करेंसी सबसे ज़्यादा जो है सर्कुलेशन में है। लेकिन आप देखोगे कि इनके बाद का जो पीरियड है, यहाँ पे गोल्ड करेंसी जो है डिक्लाइन में आ जाएगी और सिल्वर करेंसी भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यानी इससे पता चलता है कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग है। ठीक है, डिक्लाइनिंग है। तो जो सबसे प्रॉमिसिंग पीरियड है गुप्ता एज का, वो समुद्रगुप्त का है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 2 का है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंगेज इन लिक्रेटिव सिल्क ट्रेड विद ईस्टर्न रोमन एम्पायर। और यही रीज़न है कि जब ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर 480 में कोलैप्स होता है, उसके बाद देखोगे कि इसके बाद ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है थोड़ा बहुत ट्रेड बचा रहता है, तो यहाँ पे डिक्लाइन भी देखने को मिलेगा। सिल्क ट्रेड कंट्रीब्यूटेड टू गुप्ता एम्पायर वेल्थ एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। धीरे धीरे ये चीज़ें भी डिक्लाइन होंगी। पावर सेंटर और टेरिटरी हमने देख ली है गुप्तास की, ठीक है, गुप्तास की, ठीक है। इनके 2 टेम्पल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं गुप्ता पीरियड के यूपी में, वो है एक दशावतार टेम्पल और एक है दशावतार टेम्पल, दशावतार मंदिर है ना। दूसरा कौन सा है, ठीक है, दूसरा मंदिर कौन सा है, तो एक ललितपुर में है और एक भीतरगांव है कानपुर में। दीज आर गुप्ता पीरियड टेम्पल और अर्ली टेम्पल्स में आते हैं। गुप्ता रूल एक्सटेंडेड ओवर अनुगंगा, मगध, साकेत, प्रयाग, है ना। तो आप देखो कि धीरे धीरे इनका जो टेरिटरी भी है रूल करने की वो चेंज हो रही है। मगध डायनेस्टी में यहाँ था कैपिटल, यहाँ पे प्रयाग जो है इंपॉर्टेंस में आ गया है। हर्षवर्धन के पीरियड आते आते आप देखोगे कन्नौज जो है, कन्नौज वो प्रोमिनेंट सेंटर बन जाएगा और कन्नौज के लिए भी स्ट्रगल चालू होगी इस समय में। तो आप देखो कि वेस्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है पॉलिटिकल सेंटर। क्यों? क्योंकि इस समय जब शुरू में हुआ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये एरिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, वाटर की अवेलेबिलिटी है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे फ्लडिंग भी बहुत ज़्यादा है। इनिशियली
ये लोगों उतना वो केयर नहीं किया, ठीक है। फ्लडिंग बहुत ज़्यादा है, फ्लड आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, और ओवर द पीरियड देखोगे कि एक स्टेबल लैंड ढूंढ रहे हैं। तो कन्नौज वगैरह वाली जो एरिया है, सफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी है, लेकिन फ्लडिंग वाली सिचुएशन नहीं, ठीक है, फ्लडिंग वाली सिचुएशन नहीं। तो दीज रीजन्स वेर वाइटल फॉर पॉलिटिकल कल्चरल सेंटर ड्यूरिंग द गुप्ता एज, ठीक है। अब देखो इंस्क्रिप्शन एंड डायनेस्टिक अचीवमेंट। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की मैंने बात की, हरिसेन ने लिखा, मेहरौली आयरन पिलर की बात की, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फाउंडर श्री गुप्ता है, ये सारी चीज़ें हमने बात की। गोल्डन एज माना जाता है किसका, तो गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड है किसका, एंशिएंट इंडिया में बेसिकली कहा जाता है कि हिंदुइज्म के रिवाइवल के लिए इसको गोल्डन एज माना जाता है, ठीक है। गुप्ता रूलर्स जो है ये वैष्णवाइट थे और विष्णु भक्ति को इम्फेसाइज किए हैं। एडवांसमेंट इन आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस हो रहा है लगातार, तो क्लास बहुत अच्छी नहीं चल रही है फॉर मी, ठीक है। ये टेम्पल्स की हमने बात कर ली है, कानपुर देहात में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे, और कल हम एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों पीरियड, मेडाइवल प्लस मॉडर्न, ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश की जो हिस्ट्री है हम कल कंप्लीट करेंगे फॉर श्योर। तो कल के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।